संदीपा एक फटी सी साड़ी पहने हुए अपने मकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी एक गाड़ी और बहुत बड़ा सा ट्रक उसके सामने वाले बंगले के पास आकर रुकता है। गाड़ी में से एक बढ़िया सा सूट बूट पहने एक आदमी और रेशमी साड़ी पहने एक औरत निकलती है। संदीपा जैसे ही उस औरत का चेहरा देखती है तो चौंक कर कहती है, आंचल, ये तो मेरी पुरानी सहेली है। तभी आंचल की नजर भी झाड़ू लिए खड़ी संदीपा पर जाती है और अपने पति को ट्रक से सामान उतरवाने को कहकर संदीपा के पास जाकर आंचल कहती है, संदीपा, ये तू ही है ना कि मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है? नहीं नहीं, कैसी है आंचल? कितने सालों बाद मिली है तू। ये सामने वाले बंगले में तू रहने आई है? हाँ, कुछ महीने पहले ही हमने इसे खरीदा था, तो अब शिफ्ट हो रहे हैं। वैसे ये मकान तेरा है? हाँ, यही है तेरी गरीब सहेली का छोटा सा आशियाना। तू बैठ, मैं शरबत बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे। पूरे रास्ते जूस ही पीती आ रही हूँ और वैसे भी बहुत धूप है बाहर। सामान ट्रक से उतर जाए तब तक मैं गाड़ी में ही बैठ जाती हूँ। इतना कहकर आंचल वहाँ से चली जाती है। संदीपा और आंचल पुरानी सहेलियां तो थी, लेकिन दोनों के आर्थिक हालातों में बहुत अंतर था। जहाँ संदीपा गरीबी के चलते एक छोटे से मकान में अपने पति के साथ रहा करती थी, तो वहीं आंचल उसी के सामने बने एक बहुत बड़े बंगलों में रहती थी, जहां उसकी जरूरत से ज्यादा सामान मौजूद था। तो वहीं संदीपा के घर में जरूरत के सामान की भी कमी थी। एक रोज संदीपा अपने पति राघव को कहती है, सुनिए जी, घर में राशन खत्म होने को है। छुट्टी के दिन राशन भरवा दीजिएगा। संदीपा, माँ, मालिक ने कहा है इस बार तनख्वाह मिलने में देर हो सकती है। काम मंदा पड़ा है, इसीलिए तो अभी जो कुछ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ये तो हर महीने का तमाशा हो गया है जी। अब जरूरत के समय पैसे ना मिले तो क्या फायदा। थोड़े से चावल बचे हैं बस, उन्हें मैं कितने दिन चलाऊंगी भला। और खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से उधार लेकर राशन ला दूंगा। फिलहाल मुझे देरी हो रही है, खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ। संदीपा ने जो थोड़े दाल चावल बनाए थे वो उसे राघव को परोस देती है। कुछ देर में राघव काम पर जाने के लिए निकल जाता है। संदीपा जब घर का कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तो देखती है कि आंचल भी हाथ में पॉलिथीन लिए बाहर खड़ी है। तो संदीपा उससे कहती है, आंचल, कूड़े का डिब्बा ढूंढ रही है क्या? हाँ, वो कल घर में कुछ मेहमान आए थे तो मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया था, पर देखना आधे से ज्यादा खाना बच गया। मतलब तू कचरा नहीं खाना फेंकने आई है? तेरे घर में फ्रिज तो होगा, उसमें रखकर तू इसे दोबारा भी खा सकती है। ना ना, मुझे जरूरत नहीं है इस खाने की, और वैसे भी फ्रिज में गए खाने को कोई हाथ भी नहीं लगाता। ये अमीर है तो बासी खाने की इसे जरूरत ही नहीं, और मुझ गरीब की जरूरत ही खाना है, फिर वो ताज़ा हो या बासी। अरे कहाँ खो गई? बता भी, कहाँ है कचरा पेटी? हाँ, यही बस थोड़ी दूर पर है। तभी संदीपा उसे अपने साथ लेकर जाती है। समय बीतता है। एक रोज आंचल और संदीपा साथ में बाजार सब्जियां खरीदने जा रहे थे। तभी आंचल कड़ी धूप को देखते हुए कहती है, उफ, बहुत गर्मी है संदीपा। एक काम करते हैं, रिक्शा कर लेते हैं बाजार जाने के लिए। रिक्शा? अरे लेकिन थोड़ी दूर के लिए रिक्शा लेने की क्या जरूरत? अरे जरूरत कैसे नहीं है, धूप में खड़े खड़े मैं पिघलने को हो रही हूँ। तुझे जरूरत नहीं होगी, लेकिन मुझे तो है, और चिंता मत कर, मैं दे दूंगी तेरा किराया। वो बात नहीं है, मतलब 15 मिनट की दूरी पर ही मंडी है, तो रिक्शा लेना इतना जरूरी भी नहीं। ठीक है, तो फिर अकेली ही चली जा बाजार। मैं इनको फोन करके सुपरमार्केट से मंगवा लूंगी सब्जियाँ। ऐसा क्यों कह रही है? चल ठीक है, ले लेते हैं रिक्शा। ये हुई ना बात। इस तरह संदीपा जरूरत ना होते हुए भी आंचल के साथ चलते रिक्शे में बैठने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद दोनों घर वापस आ रहे थे तो आंचल उसे जबरदस्ती अपने घर ले जाती है। उसका घर देखकर संदीपा मानो हैरान सी रह जाती है। तभी आंचल कहती है, कितनी गर्मी है, मतलब दो दो एसी चल रहे हैं हॉल में, फिर भी मुझे ठंडक महसूस नहीं हो रही। 2 एसी? मेरे घर में तो एक छोटा सा पंखा है, उसकी हवा से ही काम चलता है। पंखा? पंखे की हवा से तो बात ही नहीं बनती मेरे घर में, इसलिए तो एसी जरूरी ही है। पता नहीं तो कैसे रह रहती है पंखे की हवा में। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी आंचल का पति ऋषभ ऑफिस से घर लौट कर आता है। संदीपा का हुलिया देखकर वो आंचल से कहता है, तुमने काम वाली भी रख ली? माने तुम्हें नौकरानी की जरूरत है, लेकिन जल्दी जल्दी में इसके बारे में सब पता किया है ना? वो ऋषभ ये काम वाली नहीं है, मेरी पुरानी सहेली है।
यही पास में रहती है। ओ सॉरी, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आपने मुझे पहले देखा भी तो नहीं है। अच्छा आंचल, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। संदीपा को ऋषभ का उसे नौकरानी समझना बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती। समय बीतता है। एक दिन खाना खाते हुए संदीपा अपने पति से कहती है, मैं कह रही थी कि इस महीने बहुत से त्योहार आने वाले हैं और मैंने आपको कब से बोला है कि भगवान जी के लिए घर में एक मंदिर की जरूरत है। छोटा ही सही, एक मंदिर तो होना ही चाहिए ना। होना तो घर में बहुत कुछ चाहिए संदीपा, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से ही सामान ले पाएंगे ना हम। वो तो है, लेकिन पहले भगवान के लिए एक मंदिर जरूरी है, वो तो लेना ही लेना है। कुछ पैसे जमा हुए थे, मैं सोच रहा था कि उससे हमारे सोने के लिए एक खाट खरीद लूं। जमीन पर सोते सोते मेरी कमर अकड़ गई है। सुनिए, मैंने घर खर्चे में से कुछ पैसे बचाए हैं, उन्हें मिलाकर ही हम दोनों सामान ले लेते हैं। ठीक है, वैसे भी देखते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों खाना खाने लगते हैं। अगले दिन आंचल किसी बात से परेशान होकर संदीपा के घर आती है और उसे कहती है, संदीपा, मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। ये भी काम से बाहर गए हुए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चल। तू शांत हो जा आंचल, घबरा मत, मैं चलती हूँ तेरे साथ। जरूरत के समय में संदीपा आंचल के साथ हॉस्पिटल जाती है और मुश्किल की घड़ी में उसे हिम्मत देने के लिए उसके साथ रहती है। इस तरह एक रोज संदीपा के घर राघव के ना रहने पर कर्जदार आते हैं और उससे पैसों की मांग करने लगते हैं। तब जरूरत के समय पर आंचल पैसे उन कर्जदारों को देकर गरीब संदीपा की मदद करती है। समय बीतता है। धीरे धीरे संदीपा आंचल के पैसे लौटा देती है। थोड़े पैसे आने पर राघव भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर और सोने के लिए एक सस्ती सी खाट ले आता है, जो कि बैठते ही बहुत आवाज करती थी। लेकिन सस्ते में सोने के लिए खाट मिल गई तो राघव ने उसे खरीद लिया। तो वहीं दूसरी तरफ आंचल अपने आरामदायक बेड ना होने की वजह से अपने पति से कहती है, ऋषभ, मुझे नए बेड की जरूरत है। ये वाला बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ऊपर से कभी भी करवट लेने पर आवाज करता है। अरे यार, तो सोफे पर सो जाओ। अब जरूरत है तो अभी तो नहीं लेकर आऊंगा ना। अरे मुझे सोफे पर नींद नहीं आती, मैं बता रही हूँ। इसे कल ही चेंज करवाओ। इतना बोलकर वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन उसके घर से वो बेड ले जाने के लिए मजदूर आते हैं। ये देखकर संदीपा के पूछने पर आंचल उसे बेड वापस भेजने का कारण बताती है। तो संदीपा अपने मन में कहती है, बताओ, इसे इतना बड़ा पलंग आरामदायक नहीं लगता तो इसने वापस भिजवा दिया और हमने जरूरत के चलते इतनी सस्ती सी आवाज करने वाली खाट ली। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं, ये सोच रही थी कि हम अमीर गरीब की जरूरतों में कितना फर्क होता है। अब देखना, तेरे घर में जरूरत से ज्यादा सामान है और मेरे घर में जरूरत के भी सामान की कमी है। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। उस दिन तुझे रिक्शा लेने की जरूरत नहीं थी और फिर भी तूने मेरी जरूरत को समझते हुए रिक्शा लिया। लेकिन एक बात तो है, अमीर गरीब होते हुए भी हमारी एक जरूरत तो मिलती है। जब हम दोनों उदास थे तो हमें किसी दोस्त की जरूरत थी, तो तू मेरी जरूरत बनी और मैं तेरी। हाँ, ये तो तूने सही कहा। अमीर गरीब की आर्थिक जरूरतें अलग हो सकती हैं, लेकिन इंसानी और भावनात्मक जरूरतें नहीं। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखती हैं और फिर अपने अपने घरों की ओर चली जाती हैं। नरेश एक गरीब परिवार से था और उसके घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी नंदू थी। नरेश गरीब होने की वजह से कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सका, पर नरेश हमेशा से ही खाना बनाने में काफी अच्छा था और इसलिए नरेश एक होटल में काम किया करता था खाना बनाने का। पर किसी कारण से वो होटल बंद हो गया और अब नरेश बेरोजगार था, जिसके बाद उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन नरेश इंडिया गेट के सामने जा रहा था कि तभी वहाँ पर एक साइकिल पर गोलगप्पे बेचते हुए आदमी को वो देखता है और सोचता है, ये लोग यहाँ पर साइकिल से कितना सामान बेच लेते होंगे और इन्हें मिलता ही क्या होगा। क्यों ना एक बार उस गोलगप्पे वाले से पूछूं। नरेश अब उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर उसे कहता है, भैया 1 प्लेट गोलगप्पे देना। कितने का है वैसे 1 प्लेट गोलगप्पे? 20 के 6 गोलगप्पे। रहने दो भैया, तुम तो बड़ा ही महंगा दे रहे हो। अरे भाई, ये इंडिया गेट है और बाजार नहीं जो सस्ता मिले। यहाँ जो भी यहाँ घूमने आता है वो घर का खाना नहीं लाता और यहाँ घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है। इसी लोग हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाकर पेट भर लेते हैं, तो हम महंगा नहीं देंगे क्या? उस गोलगप्पे वाले की बात सुनकर
नरेश सोच में पड़ जाता है कि ये लोग उन सभी को महंगा सामान देते हैं जो लोग घर से खाना नहीं लाते। और तो और अगर ये सब होटल या किसी ढाबे में जाएंगे तो भी उन्हें महंगा खाना ही मिलेगा। तो क्यों ना यहाँ पर अपना एक खाना बेचने का काम शुरू कर दूं। इससे मुझे कहीं काम नहीं देखना पड़ेगा और तो और सभी को घर जैसा खाना भी मिलेगा। चलो पहले घर जाकर सरला को इस बात के बारे में बताता हूँ। इतना कहकर नरेश वहाँ से घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी और बेटी को इस बात की जानकारी देता है और उसकी पत्नी और बेटी को नरेश का ये आइडिया ठीक लगता है। अब ये तो पता चल गया था कि करना क्या है, पर करे कैसे ये मालूम नहीं था। और उसके बाद नरेश कहता है, गाड़ी हम ले नहीं सकते और दुकान वहाँ लगा नहीं सकते, तो अब मैं खाना बेचूंगा कैसे? पापा, वो जो आपकी पुरानी साइकिल है ना, उसे ठीक करवा लो और फिर उसी से आप खाना बेचने चले जाना। हाँ जी, नंदू ठीक कह रही है। वैसे मैंने भी पहले यही सोचा था, पर एक साइकिल वाले गरीब से कोई खाना खरीदेगा? पापा, एक आइडिया आया है। क्या? अगर लोगों को ये बताना है कि आपका खाना बहुत ही टेस्टी है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे। इतना कहकर नंदू अपने माँ बाप के कान में कुछ फुसफुसाने लगती है और फिर नरेश कहता है, नहीं, मुझे ये सब गलत लग रहा है। अगर किसी ने देख लिया तो काम शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। अजी आप चिंता मत करो, कोई भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, करके देख ही लेते हैं। अब नरेश और उसकी पत्नी साथ ही बेटी तीनों मिलकर अगले दिन सुबह सुबह छोले चावल, दाल चावल, राजमा चावल बनाते हैं और एक बड़े से बॉक्स में अलग अलग पतीलों में रख देते हैं। जिसके बाद नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर इंडिया गेट के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर नरेश एक पेड़ के नीचे अपनी साइकिल वाले खाने को लेकर जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म घर जैसा खाना खाओ और सेहत बनाओ। दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल, जो मर्जी खाओ, सिर्फ 20 रुपया प्लेट। काफी देर आवाज देने के बाद भी जब कोई नरेश से खाना नहीं लेता और सभी अपने गोलगप्पे और जंक फूड में बिजी थे, तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची आती है। वो औरत और बच्ची नरेश की बीवी और बेटी ही थी। अब नरेश की बीवी बूढ़ी औरत बनकर नरेश से कहती है, साइकिल पर खाना बेचने वाले, जरा एक प्लेट दाल चावल देना और हमारी पोती को राजमा चावल। बड़ी भूख लगी है, लेकिन यहाँ तो खाने को कुछ मिलता ही नहीं है। जी माता जी, देता हूँ बस। अब नरेश नंदू और सरला को दाल चावल और राजमा चावल दे देता है और दोनों माँ बेटी वो खाकर अपना ड्रामा शुरू करती हैं, जैसा कि उन्होंने प्लान बनाया था। दादी दादी, ये खाना तो बड़ा ही टेस्टी है। मैंने तो आज तक ऐसा खाना खाया ही नहीं। हाँ मेरी बेटी, खाना तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो अब एक प्लेट पैक भी करवा कर ले जाऊंगी घर। दोनों माँ बेटी भर भर कर खाने की तारीफ करते हैं और उन्हें देखकर वहाँ मौजूद सब लोग उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं और नंदू को इतना चटकारे लगाकर खाना खाते देखकर बच्ची भी वहाँ खाना खाने की जिद करने लगते हैं और फिर उन लोगों को भी वहीं से खाना लेना पड़ा। जिसके बाद जब वो लोग नरेश का खाना खाते हैं तो उसकी खूब तारीफ करते हैं और अब जो नरेश और उसके परिवार ने सोचा था वो पूरा हो गया। सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया और देखते ही देखते कुछ ही घंटों में सारा खाना खत्म हो गया। ये देखकर नरेश बहुत खुश होता है। नरेश, सरला और नंदू घर आते हैं और आज की कितनी कमाई हुई वो देखते हैं। तभी नरेश कहता है, आज पहला दिन था और पहले दिन सबको हमारा खाना बहुत पसंद आया और देखो आज हमने पूरे 1500 की कमाई की है। अब बस भगवान करे हमारे ये साइकिल वाला खाना ऐसे ही रोज बिके और हम इस गरीबी से बाहर आएं। आप सही कह रहे हैं जी। अगली सुबह नरेश जल्दी उठकर खाना बनाने का सारा सामान ले आता है और जल्दी जल्दी खाना बनाकर फिर से इंडिया गेट बेचने जाता है। अब रोजाना ही नरेश अपनी साइकिल पर खाना लेकर बेचने जाता और अच्छी कमाई करता। सस्ता और अच्छा घर जैसा खाना पाकर लोग भी खुश थे, लेकिन इस बात से वो लोग जल रहे थे जिनकी अब नरेश के साइकिल वाले खाने की वजह से कमाई नहीं हो रही थी। इसीलिए एक दिन जब सुबह सुबह नरेश खाना लेकर साइकिल से जा रहा था तो वो चाय की दुकान पर साइकिल रोक देता है और चाय पीने लगता है। इतनी ही देर में एक आदमी पीछे से आता है और नरेश के खाने के बॉक्स में कुछ मिला देता है और नरेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं था क्योंकि वो चाय पी रहा था। तभी वो चाय पीकर वहाँ से अपने खाने की साइकिल लेकर चल देता है। अब नरेश के पास एक आदमी आकर कहता है, भैया जल्दी से एक प्लेट छोले चावल दे दो। जी देता हूँ। नरेश उस आदमी को छोले चावल दे देता है, लेकिन खाना खाने के बाद उस आदमी के पेट में जोरों का दर्द होता है और वो कहता है,
अरे मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? भाई शायद आपने कुछ सुबह उल्टा खा लिया होगा। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हो। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से पेट पकड़कर चला जाता है। उसके बाद एक औरत आती है और नरेश के पास आकर कहती है, भैया एक प्लेट दाल चावल दे दो। तुम्हारे यहाँ के दाल चावल जैसा स्वाद कहीं भी नहीं मिलता, कुछ अलग ही स्वाद है इनमें। अरे नहीं बहन जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये लीजिए आपके दाल चावल। अब वो औरत नरेश के दाल चावल खाती है और उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो भी वही सब कहती है जो उस आदमी ने कहा था। पर नरेश अब ये सोच रहा था कि सबके पेट में एक साथ अचानक दर्द कैसे हो सकता है। तभी एक आदमी आता है। ये वही था जिसने नरेश के खाने में दवाई मिलाई थी और वो कहता है, अरे भाइयों, आप लोग इस साइकिल वाले का खाना मत खाओ। इसने अपने खाने में पता नहीं क्या मिला दिया है कि सभी बीमार हो गए हैं जिसने भी इसका खाना खाया है। इतने में वो आदमी जिसके पेट में दर्द हुआ था और वो औरत जिसके पेट में दर्द था, दोनों वहाँ आते हैं और अब वो भी यही कहते हैं कि इसका खाना खाने से पेट में दर्द हुआ है। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग भड़क जाते हैं और नरेश की एक नहीं सुनते, उसकी खूब पिटाई करते हैं। साथ ही उसका सारा खाना फेंक कर उसकी साइकिल तोड़ देते हैं। नरेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है और जो कुछ वहाँ हुआ वो सब अपनी पत्नी और बेटी को बताता है। अब नरेश एक बार फिर से बेरोजगार हो गया था और अब घर में बचे हुए पैसे भी खत्म होने को थे कि तभी सरला नरेश को कहती है, अजी ऐसे हाथ पे हाथ धरे घर बैठने से क्या होगा, हमें कुछ तो करना ही होगा ना। आगे हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, खर्चा बढ़ रहा है अब। तो क्या चाहती हो तुम, क्या करूँ मैं? थक कर मत बैठो, जो काम बंद किया है दोबारा शुरू करो। पर अब मुझसे कोई खाना क्यों खरीदेगा? जरूरी नहीं कि आप एक ही जगह बेचो अपना खाना। आपके पास साइकिल है जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हो। बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हो। वैसे सही कह रही हो तुम, मुझे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चाहे जो भी हो, मैं कितना भी गरीब क्यों ना हूँ, पर मेरे पास मेरी साइकिल और मेरा टेस्टी खाना है। अब मैं दोबारा अपनी साइकिल पर खाना बेचने जाऊंगा। इतना कहकर नरेश अपनी टूटी हुई साइकिल को ठीक करता है और फिर से अपनी साइकिल पर खाना लेकर निकल पड़ता है बेचने के लिए। और इस बार वो नई नई जगह जाकर खाना बेचा करता। सरला की बहू खुशी को घर के खाने से ज्यादा बाहर का खाना अच्छा लगता था, जिससे सरला भी तंग आ चुकी थी। एक रोज देर शाम सरला अपनी बहू से कहती है, बहू आज खाने में साग रोटी बना लियो, बहुत दिनों से घर में कुछ अच्छा नहीं बना है। अरे माँ जी भी ना हरी साग सब्जियाँ भी ऐसे खिलाती हैं जैसे हम कोई भेड़ बकरी है। अब भला माँ जी को कौन ही समझाए कि इन साग सब्जी से ऊपर भी एक दुनिया है। क्या हुआ बहू, यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही है? जा भी अब खाने की तैयारी कर ले। अपनी सास के कहने पर खुशी किचन में खाना बनाने जाती है। ना जाने इनका साग और हरी सब्जी के नाम पर मुंह क्यों बन जाता है। ये नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। लेकिन इन्हें तो समझाना बस के बाहर है। अब क्या खाऊंगी मैं? सुबह भी माँ जी ने टिंडे बना दिए थे, भला ये भी कोई खाने की चीजें हैं? और अब शाम में साग उबाल रही हैं। ये सोचते हुए खुशी अपने पति सूरज को फोन लगाती है। सुनिए जी, आते वक्त मेरे लिए पिज्जा लेते आइएगा। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह तो आप भी जानते हैं ना, माँ जी ने टिंडे की सब्जी बनाई थी और अब माँ जी के कहने पर साग बना रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, मैं आते वक्त तुम्हारे लिए पिज्जा लेता आऊंगा। और कुछ खाना है तो बता दो। नहीं जी, बस पिज्जा ही काफी है। कल का भी नहीं पता है माँ जी क्या बनाने लगे। माँ जी के उम्र के हिसाब से तो यही हरी साग सब्जियाँ ठीक है, लेकिन अब माँ जी को कौन समझाए कि अभी हमारी उम्र ही क्या है। अब देर रात जब सरला खाना निकालने के लिए जाती है तो वो देखती है खाना जितना बना है उतना ही है। अब तक किसी ने साग को हाथ भी नहीं लगाया है। अब सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर उसको बुलाती है। बहू तूने खा लिया? और सूरज ने भी खा लिया होगा? हाँ खा लिया माँ जी। और आपने खाया खाना क्या? बहू तो अब तू झूठ भी बोलने लग गई। मुझे सच सच बता, तूने खाने में क्या खाया है? वो माँ जी मैंने खाया नहीं है। आप तो जानती है ना कि मुझे साग सब्जी और हरी सब्जियों से कितनी नफरत है। बहू मैं तेरी थोड़ी ही दुश्मन हूँ। अगर तू ये खाना नहीं खाएगी तो तेरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? तू बता, आज तक कोई डॉक्टर बीमार होने पर ये कहता है कि आपको चाउमीन मोमोज या रोल खाना है? माँ जी आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मुझसे ना किसी भी हालत में ये टिंडे बैगन साग ये सब्जी नहीं खाई जाती। लेकिन बहू तू समझने की कोशिश भी तो कर। मैं तुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? माँ जी और आप भी तो समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ।
सरला अपनी बहू को समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन उसकी बहू है जो कि सरला की बात को मानने को तैयार ही नहीं थी। अब अगली सुबह सरला जब किचन में जाती है तो देखती है पिज्जा के खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। अच्छा, तो इसने रात में भी पिज्जा खाया है, तो भला इसे भूख कहाँ से लगेगी अब। माँ जी, आज के खाने में क्या बनाऊं? आज के खाने में तो बहू फ्रिज में जो पनीर है ना, वही बना ले। सच में माँ जी, आज पनीर बनेगा? माँ जी, वैसे आज कुछ है तो नहीं? कहीं आपका जन्मदिन तो नहीं है ना? अरे नहीं बहू, बस आज मेरा ही मन कर रहा था पनीर की सब्जी खाने का। अच्छा माँ जी, आपका मन होता है वही तो बनता आया है आज तक घर में। सरला अब जैसे ही किचन से निकलती है वैसे ही उसके घर विमला आ जाती है। अरे विमला, क्या बात है, बड़े ही दिनों बाद दिखी है, लगता है घर का रास्ता भूल गई है। अरे नहीं, तुझे तो पता है ना, 2 दिन से मैं यहाँ थी नहीं और मेरी बहू की तबीयत खराब थी तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में थी। अरे मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम भी नहीं है। क्या हुआ तेरी बहू को वैसे? क्या बताऊँ सरला, पूरे दिन तो सिर्फ उसे बाहर का पिज्जा, बर्गर, मोमोज खाना है। अब भला उसे कौन समझाए कि ये सेहत के लिए कितना नुकसानदेह होता है। लो, बीमार पड़ गई, डॉक्टर ने भी खून की कमी निकाल दी। विमला, मेरे घर का हाल भी कुछ ऐसा ही है, मुझे तो किसी से कहते हुए भी नहीं बनता। अब बहू को समझाते हूँ तो उसे तो बात बुरी ही लग जाती है। अरे तेरी बहू का तो रोज का हो गया है, बाहर से ही ऑर्डर करती रहती है। उसे तो पिज्जा बहुत पसंद है, अब जब वो पिज्जा ही खाती है तो उसे वही खिला दे। अरे विमला, ये तू कैसी बात कर रही है? भला तू तो अपनी बहू को देख ही रही है ना। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि तू अपनी बहू को पिज्जा खिला, लेकिन खुद बनाकर, जिसमें तू अपनी मर्जी की सब्जियां डाल सके। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरी बहू को पिज्जा बहुत पसंद है, इसी बहाने उसे हरी साग सब्जी तो खिला पाऊंगी मैं। अब सरला देर शाम अपनी बहू को कहती है, आज बहू खाना मैं बनाऊंगी, तो तू आराम कर, जब खाना बन जाएगा तो मैं तुझे बता दूंगी। आज तो माँ जी ने खाना बनाया ना, तो पक्का मुझे ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। माँ जी के हाथों का खाने वाला तो बस 10 दिनों में ही निपट जाए। ना तो तेल, ना मिर्च, ना मसाला, बस उबाल कर खाना बना देती हैं। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर और कोई दूसरा काम देख ले। खुशी तो अपनी सास की बात मना करके अपने दूसरे कामों में लग जाती है। इधर सरला ढेर सारी सब्जियां काटती है और पिज्जा बनाने की तैयारियों में लग जाती है। माँ जी, क्या बना रहे हो आप वैसे? मैंने सोचा पूछ लूं माँ जी से आज खाने में क्या बनाया माँ जी ने। सब्र कर, खाने का समय होगा तो तुझे पता चल जाएगा कि खाने में क्या बना है। ना जाने माँ जी क्या बना रही है, बस एक खुशबू ही अच्छी आ रही है। खाना तो फिर भी वही उबला होगा ना, और बिना नमक का ही बना होगा। अब खुशी भी खाना बनाने का इंतजार करने लगती है। इधर सूरज भी ऑफिस से घर आ जाता है और आते ही खुशी से कहता है, खुशी, आज खाने में क्या बना है? मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। आज तो खाना माँ जी बना रही हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने खाने में क्या बनाया है। तो फिर तो पक्का आज माँ ने कुछ ऐसा बनाया होगा जिसे खाकर मैं 4 दिनों तक खाना ही नहीं खाऊंगा। अब जब सरला पिज्जा बनाने के बाद अपने बेटे और बहू को आवाज लगाती है तो सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे भूख नहीं है, मुझे पता है, वैसे भी आपने बैगन या कद्दू ही बनाया होगा। अरे आकर देख तो, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है, और बहू का ये तो फेवरेट है। अरे ऐसा क्या बना लिया माँ जी ने जो मेरा इतना फेवरेट है? अब जब हॉल में खाने के टेबल पर खुशी और सूरज आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि सरला ने पिज्जा बनाया है। माँ जी, ये आपने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये आपने बनाया है। अरे अब देख क्या रहे हो, खाकर भी तो बताओ कि आखिर पिज्जा कैसा बना है। सरला पिज्जा तो अच्छा बनाती है, लेकिन पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हरी सब्जियां डालती है, खास करके बैंगन। अरे माँ, पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी बना है, क्या बात है माँ, आज तो मजा ही आ गया पिज्जा खाकर। माँ जी, इतना टेस्ट है ना इस पिज्जे में, क्या बताऊँ, मुझे तो खाकर ही मजा आ गया। सरला पिज्जे में तो ढेर सारी हरी सब्जियां डाल देती है, जिसे बड़े ही चाव से सूरज और खुशी खा भी लेते हैं। अभी यही मैंने ने कहा होता ना कि मैं बैंगन बनाने जा रही हूँ, तो ये मेरी जान खा जाते, लेकिन पिज्जा के नाम पर कैसे खाए जा रहे हैं। एक बार अपनी माँ के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा इनसे।
अब सरला भी हर 2 दिन पर सब्जियों से भरा पिज्जा बनाकर अपने बच्चों को देने लगती है, खास करके अपनी बहू को। अब अगले ही रोज विमला सरला के घर आती है। अरे विमला, आ बैठ, अभी पिज्जा बना रही हूँ, खा कर जाना। अरे क्या बात है सरला, आज तूने कैसे पिज्जा बना लिया? तू तो अपनी बहू को पिज्जा खिलाने के खिलाफ थी। अभी तू पिज्जा खाते ही सब समझ जाएगी। तू रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे वाह सरला, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है तेरे पिज्जे में से। हाँ वो तो है विमला, अब खाकर बता कि कैसा बना है। विमला जैसे ही पिज्जा खाती है वैसे ही उसे तो सरला के हाथों का बना हुआ पिज्जा खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सरला, क्या पिज्जा बनाया है, खाकर तो मजा ही आ गया। वैसे क्या सब डाला है तूने इसमें, जरा मुझे भी तो बता। देख, इसमें सबसे ज्यादा तो मैंने हरी सब्जी डाली है, लेकिन ये सबसे स्पेशल बैंगन का पिज्जा है। अरे सरला, बैगन की सब्जी को खाकर जितना बुरा लगता है उतना ही ये पिज्जा खाने में मजा आ गया।